मेरे शौहर शाहिद 2 दिन पहले घर से निकले थे। उन्होंने कहा था कि एक जरूरी काम से वो हरिहरपुर जा रहे हैं, 2 दिनों में लौट आएंगे। आज सुबह ही मेरी शाहिद से फोन पर बात हुई। वो काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वो लखनऊ के पास हैं, दोपहर से पहले वो हजरतगंज आ जाएंगे और एक बड़ी खुशखबरी देंगे। लेकिन दोपहर तक खबर आई कि लखनऊ हाईवे पर शाहिद का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही मैं बदहवासी में लखनऊ ट्रामा सेंटर की ओर भाग पड़ी। जब हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि शाहिद की कार से एक ट्रक की टक्कर हो गई थी, जिसमें शाहिद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। 5 घंटे से मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी अपने शौहर शाहिद के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। रात के 8 बजे शाहिद को वार्ड में शिफ्ट किया गया। वो अब तक कोमा में था। मैं अपने शौहर का हाथ अपने हाथों में लिए बस रोए जा रही थी। नर्स ने कई बार मुझसे मरीज से दूर रहने को कहा, लेकिन मैंने भी ठान रखी थी कि जब तक शाहिद को होश नहीं आएगा मैं उसके पास ही रहूंगी। शाहिद के एक्सीडेंट की खबर तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को लग चुकी थी। वेटिंग हॉल रिश्तेदारों से भर गया था, लेकिन किसी को भी शाहिद के वार्ड में आने की इजाजत नहीं थी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर्स ने मुझे शाहिद के पास रहने से रोका नहीं और मैं शाहिद के पास बैठी उसके होश में आने का इंतजार करती रही। शाहिद की नसों में जा रही न जाने कितनी बोतलें खाली हो गई, लेकिन वो था कि हिलने तक का नाम भी नहीं ले रहा था। रात के 2:30 बजे थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि नगमा तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं शाहिद के पास रुक जाती हूँ। लेकिन मैं भी जिद पर थी कि जब तक शाहिद को होश नहीं आएगा मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। मेरी सास शहनाज बानो का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मेरी सास के आंसुओं में वो सच्चाई नहीं थी जो असली माँ की आंखों से निकलने वाले आंसुओं में होती। क्योंकि शहनाज बानो शाहिद की सौतेली माँ थी, शायद इसीलिए ही उसने शाहिद के पास रुकने की जिद भी नहीं की और मुझे शाहिद के पास छोड़कर वेटिंग हॉल की ओर चली गई। सुबह के 4 बज चुके थे। जो वेटिंग रूम रात तक भरा हुआ था, अब उसमें गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। शाहिद के वार्ड में भी सन्नाटा छाया हुआ था। मैं शाहिद के हाथों को अपने हाथों में लिए उसके पास बैठी थी। तभी शाहिद के हाथों में मैंने हरकत महसूस की और देखा कि उसे होश आ गया है। यह देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खड़ी हो गई और शाहिद के करीब जाकर बोली, शाहिद तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मैं उसे पकड़कर रोने लगी। उसने मुझे देखा और मेरे हाथों को कसकर पकड़ लड़खड़ाती जुबान में मुझसे बोला, नगमा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने आंसुओं को थामते हुए शाहिद से कहा, बोलो शाहिद, मैं सुन रही हूँ। शाहिद ने कहा, मुझे 5 करोड़ रुपए मिले हैं, अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। शाहिद काफी दिनों से अपने कर्ज को लेकर परेशान था और आज उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पूरे शरीर में जख्म थे, सिर में भी गहरी चोट लगी थी। पूरे दिन की बेहोशी के बाद अब उसे होश आया था। ऐसे में शाहिद की दिमागी हालत ठीक नहीं हो सकती थी, इसीलिए मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, शाहिद मैं जानती हूँ कि तुम पर लाखों का कर्ज है और तुम पिछले कई दिनों से अपने इन्हीं कर्जों को लेकर डिप्रेशन में थे। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि तुम टेंशन न लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। आज देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। अभी तुम होश में नहीं हो, इसीलिए पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर आराम से हम लोग रुपयों के बारे में बात करेंगे। शाहिद ने कहा, नगमा मेरे पास वक्त नहीं है, तुम मेरी बात पर यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम इतना कहकर उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं शाहिद की लड़खड़ाती जुबान से इतना ही सुनकर हैरान थी। मैंने उसके माथे को चूमा और बोली, शाहिद तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। शाहिद की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बोलने की थोड़ी सी कोशिश के बाद शाहिद खामोश हो गया। जुबान के साथ उसके शरीर में होने वाली हरकतें भी बंद हो गई थी। मैं दौड़कर नर्स के पास
पास गई और बोली, बेड नंबर 3 के पेशेंट को अभी होश आया था और उन्होंने मुझसे कुछ देर बातें भी की, लेकिन अब वो फिर से खामोश हो गए हैं। जल्दी चलकर देख लीजिए। जब तक मैं नर्स को लेकर शाहिद के पास आई तब तक वो फिर से कोमा में पहुंच चुके थे। नर्स ने तुरंत बड़े डॉक्टर्स को बुला लिया और मुझे वेटिंग रूम में भेजकर शाहिद के इलाज में लग गए। सुबह के 6 बजे तक मैं शाहिद के वार्ड के बाहर खड़ी रही। तभी मुझे खबर लगी कि शाहिद अब इस दुनिया में नहीं है। यह खबर सुनते ही मैं कटे हुए पेड़ की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर गई। कुछ लोग मुझे लेकर वेटिंग रूम में चले गए और दोपहर तक शाहिद की बॉडी के साथ मैं घर आ गई। शाहिद को गुजरे अब 3 महीने बीत चुके थे। शाहिद अपने पीछे 3 बच्चों के अलावा ढेर सारा कर्ज छोड़ गए थे, जिसके लिए कर्जदार मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मैं जिस घर में रहती थी उसे बेचकर उनका कर्ज उतारूं, लेकिन ऐसा करने से मेरे बच्चे बेघर हो जाते। इसीलिए मैं हजरतगंज का अपना छोटा सा मकान किसी भी सूरत में बेचना नहीं चाहती थी। मेरी सास शहनाज बानो तो यही चाहती थी कि मैं शाहिद का मकान बेचकर कर्ज उतार दूं और अपने बच्चों को लेकर अपने गांव बरेली चली जाऊं। मेरे ससुर सुल्तान अली ने अपनी जवानी में एक गलती की थी। उन्होंने शहनाज बानो के चक्कर में पड़कर अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया था और अपने बेटे शाहिद को लेकर हजरतगंज आ गए थे। मेरे ससुर ने लखनऊ के पास हजरतगंज में 2 प्लाट खरीदे थे। एक प्लाट अपनी दूसरी बीबी शहनाज के नाम कर दिया और दूसरा प्लाट अपने इकलौते बेटे शाहिद के नाम कर दिया था। मेरे ससुर जब तक जिंदा थे शहनाज बानो के साथ उसके मकान में रहते थे। 3 साल पहले ससुर का इंतकाल हो गया, तब शहनाज बानो अकेली हो गई और मेरे शौहर शाहिद ने ही उन्हें अपने साथ रख लिया। अब शहनाज बानो अपने मकान को किराए पर उठाकर मेरे घर पर ही रहती थी और चाहती थी कि मैं शाहिद का ये प्लाट बेचकर कर्ज उतार लूं, लेकिन मैं अपनी सौतेली सास की मनसा को पूरा करने के मूड में नहीं थी। एक दिन मैंने कह दिया कि आप अपने मकान में चले जाइए और वहीं रहिए, मुझसे अब आपकी सेवा नहीं होगी। शहनाज बानो ने अपना सामान उठाया और अपने मकान में शिफ्ट हो गई, लेकिन उन्होंने गुस्से में सभी कर्जदारों को मुझसे अपना कर्ज वसूलने को कह दिया, जिससे लोग मेरे घर पर आकर मुझसे शाहिद का कर्ज अदा करने का दबाव बनाने लगे। मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा था। तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन शाहिद के मरने के बाद से मैं इतनी तंगहाली में पहुंच चुकी थी कि तीनों बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं दे पाई थी। स्कूल वालों ने कुछ महीनों तक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो बच्चों पर फीस अदा करने का प्रेशर बना रहे थे। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं बेहद परेशान थी। मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों और शाहिद के करीबी दोस्तों से फोन कर मदद मांगी, लेकिन सब ने मुझसे पल्ला झाड़ लिया। इस बीच मैं शाहिद के आखिरी शब्दों को लेकर भी काफी टेंशन में थी। मैंने अपने घर का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला था। कभी मुझे लगता कि शाहिद ने बेहोशी की हालत में झूठ बोला था, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि कोई भी आदमी मौत के वक्त कभी झूठ नहीं बोलता। एक दिन मेरी बड़ी लड़की ने मुझसे कहा कि स्कूल वालों ने उसे 10 तारीख तक फीस जमा करने को बोला है, वरना वो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। घर में मेरे जितने भी जेवर थे वो मैं पहले ही बेच चुकी थी। एक सोने की चैन थी जिसे शाहिद ने मुझे सुहागरात को गिफ्ट किया था। मैं शाहिद की इस निशानी को कभी बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों के भविष्य की खातिर मुझे वह सोने की चैन भी बेचनी पड़ गई। चैन बेचकर मैंने तीनों बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, लेकिन अब मेरे पास अपने जिस्म के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं बेच सकूं। रात को बच्चों के सो जाने के बाद शाहिद के आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंजते उसे 5 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम उसे कहां से मिले और उसने यह रकम कहां छुपा रखी है, यह सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। मैंने कई बार सोचा कि शाहिद रात को मेरे सपने में आकर मुझे बताए कि उसने वो रकम कहां छुपा रखी है, लेकिन शाहिद मुझसे इतना दूर चला गया था कि वो मेरे ख्वाबों तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। एक रात यही सब सोचती हुई मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि शाहिद आखिरी बार मुझसे 2 दिनों के लिए हरिहरपुर जाने की बात बोलकर घर से निकले थे। मैंने शाहिद के तमाम दोस्तों
दोस्तों से हरिहरपुर के बारे में जानकारी ली, लेकिन हरिहरपुर में मुझे ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा जिससे मुझे शाहिद के हरिहरपुर जाने के बारे में कोई जानकारी हासिल हो सके। इसका मतलब ये था कि शाहिद ने हरिहरपुर वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी। मैंने खूब पड़ताल की और मुझे मालूम चला कि शाहिद का दूर दूर तक का कोई दोस्त या रिश्तेदार हरिहरपुर में नहीं रहता था। इसीलिए मैंने उम्मीद छोड़ दी। मेरा घर हजरतगंज में था, यहाँ से लखनऊ करीब ही पड़ता था। मैंने घर चलाने के लिए नौकरी की तलाश शुरू कर दी। एक दिन मेरे मोबाइल पर लखनऊ की एक मशहूर ज्वेलरी शॉप से जॉब का ऑफर आ गया और मुझे वहाँ जॉब मिल गई। मुझे जॉब करते हुए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच कर्जदारों के दबाव की वजह से मैंने तय कर लिया था कि मैं अब हजरतगंज वाला प्लाट बेच दूंगी और अपने 3 बच्चों के साथ लखनऊ में किराए पर रहकर अपनी मामूली नौकरी के सहारे अपने बच्चों की परवरिश कर लूंगी। ज्वेलरी शॉप के मालिक का नाम रौनक शेख था। वो मेरी बहुत मदद करता। लंच मैं रौनक के साथ ही करती। रौनक अमीनाबाद रहता था और अपनी महंगी कार से शॉप पर आता। काम के दौरान रौनक और मैं रोज ही मिलते थे और लंच के समय खूब बातें किया करते थे। बातों ही बातों में मैं अपनी बहुत सी परेशानियां रौनक को बता चुकी थी। एक दिन लंच के दौरान रौनक से मैंने हजरतगंज वाले प्लाट को बेचने की बात की तो वो बोला, तुम पर टोटल कितना कर्ज है नगमा? मैं बोली, कुल मिलाकर 40 लाख। रौनक ने कहा, रकम तो बहुत बड़ी है, तुम्हारा हजरतगंज वाला प्लाट कितने का बिक सकता है? मैंने कहा, शाहिद जिंदा थे तब उस प्लाट की कीमत 80 लाख से ऊपर थी, लेकिन उन्होंने तब उस प्लाट को नहीं बेचा। इस वक्त तो मैं उस प्लाट को 50 लाख में भी बेचने को तैयार हूँ। 40 लाख का कर्ज उतारने के बाद मेरे पास सिर्फ 10 लाख बचेंगे और मेरे 3 बच्चों का पूरा भविष्य अभी बाकी है। इन्हीं रुपयों से मुझे उनके लिए सब कुछ करना है। रौनक बोला, नगमा, प्लाट बेचने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है, लेकिन अभी जल्दीबाजी मत करो। कुछ रुपये मैं तुम्हें दे सकता हूँ ताकि तुम किसी भी तरह कर्जदारों को थोड़े वक्त के लिए टाल सको। मैंने कहा, टालने से क्या फायदा? जितना टालूंगी उतना ब्याज बढ़ता जाएगा। रौनक से मैंने अपने दिल की सभी बातें शेयर की, लेकिन शाहिद की आखिरी वक्त में बोली गई 5 करोड़ रुपये वाली बात मैं रौनक को अब तक नहीं बता पाई थी। मैं उसे बता भी देती तो वो मेरी क्या मदद कर सकता था। शाहिद को गुजरे हुए अब 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था। शाहिद का कर्ज उतारने के चक्कर में मैं रौनक की कर्जदार होने लगी थी, क्योंकि इस बीच रौनक मुझे 2 लाख रुपए दे चुका था। मैं न चाहते हुए भी रौनक के बेहद करीब आ चुकी थी। अब तो हर शाम शॉप से छुट्टी के वक्त रौनक मुझे हजरतगंज छोड़कर ही अमीनाबाद जाता और सुबह भी मुझे हजरतगंज बस स्टॉप से साथ लेकर शॉप पर आता। मैं शाहिद से बेहद प्यार करती थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं शाहिद के अलावा किसी और के बारे में भी सोच पाऊंगी, लेकिन शाहिद को गुजरे अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि मुझे रौनक से प्यार हो गया और वो भी मुझे चाहने लगा। अब तो जब भी समय मिलता मैं रौनक के घर अमीनाबाद पहुंच जाती और उसके साथ समय बिताकर ही अपने घर लौटती। हम दोनों के बीच के सारे फासले मिट गए थे। बिना शादी के ही हम दोनों शौहर और बीवी के रिश्तों में बंध चुके थे। हमारी शॉप के सभी लोग हम दोनों की इस मोहब्बत को समझ चुके थे और रौनक को भैया तो मुझे भाभी कहने लगे थे। मैं रौनक को पाकर बेहद खुश थी। शाहिद के जाने से मेरी जिंदगी में जो खालीपन आ गया था उसे रौनक ने पूरा कर दिया था। मेरी बदरंग सी हो चुकी जिंदगी में रौनक ने फिर से रंग भर दिए थे। मेरी और रौनक की नजदीकियों की खबर जब मेरी सास शहनाज बेगम को लगी तो उसने कर्जदारों को कह दिया कि अपनी रकम जल्द वसूल लो, वरना ये औरत कभी भी प्लाट बेचकर अपने आशिक के साथ रफू चक्कर हो जाएगी। मेरी सास के इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि कर्जदारों ने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने परेशान होकर रौनक से शाहिद की आखिरी वक्त वाली बात बता दी। रौनक ने कहा, अगर तुम्हारे शौहर आखिरी वक्त में हरिहरपुर गए थे तो हमें हरिहरपुर जरूर जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि वो हरिहरपुर में कहाँ गए थे। मैंने कहा, यही तो मालूम नहीं
हैं कि वो आखिरी वक्त में हरिहरपुर क्या करने गए थे। उनके साथ कोई नहीं था, इसीलिए यह कैसे मालूम होगा। रौनक ने कहा, शाहिद की कॉल डिटेल से हम ये पता लगा सकते हैं। मैंने रौनक के कहने पर अपने शौहर शाहिद की कॉल डिटेल्स निकलवाई और शाहिद के एक्सीडेंट से एक सप्ताह पहले के जितने भी नंबरों से शाहिद की बात हुई थी सभी नंबरों पर बारी बारी से कॉल मिला दिया। कुछ नंबर तो स्विच ऑफ थे और कुछ शाहिद के वो दोस्त थे जिन्हें मैं बखूबी जानती थी। आखिर में मैंने जो नंबर डायल किया वो किसी औरत का था जो हरिहरपुर में रहती थी। मैंने पूछा, आप शाहिद को कैसे जानती हैं? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उस औरत ने मुझसे ही सवाल कर दिया। वो बोली, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं शाहिद की बीवी हूँ, मेरा नाम नगमा है। पिछले साल 22 अक्टूबर को लखनऊ हाईवे पर उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अगले दिन उनकी मौत हो गई थी। अब मुझे पता चला है कि वो एक्सीडेंट से पहले हरिहरपुर ही गए थे। उनकी कॉल डिटेल से मालूम चला कि वो मरने से कुछ समय पहले से आपसे संपर्क में थे। मेरी बात सुनने के बाद वो औरत बोली, मुझे शाहिद की एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी और मैं उसके जनाजे में तुम्हारे घर भी गई थी। तुम चाहो तो हरिहरपुर आ सकती हो, बाकी बातें यहीं बैठकर कर लेंगे। एक अजनबी औरत से फोन पर ज्यादा बातें करना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उस औरत से हरिहरपुर के उसके घर का एड्रेस लिया और अगले ही दिन रौनक के साथ हरिहरपुर के लिए निकल पड़ी। मैं रौनक की कार में उसकी बगल में बैठी सोच रही थी कि आखिर हरिहरपुर वाली उस औरत से शाहिद का क्या रिश्ता था। जिस औरत से मेरी सुबह फोन पर बात हुई थी, दोपहर तक हम लोग उस औरत के घर के दरवाजे पर खड़े थे। घर क्या, यह तो एक आलीशान बंगला था। मैंने डोर बेल बजाई तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला और सलाम दुआ के बाद वो औरत हमें लेकर अपने बड़े से ड्राइंग रूम में पहुंच गई। अपनी नौकरानी को 3 कप चाय के लिए बोलकर वो हमारे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई और बोली, मेरा नाम जैनब है और शाहिद को जन्म देने वाली माँ मैं ही हूँ। उस औरत के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। अपने असली सास को इस तरह अपने सामने देख मैं झट से अपनी जगह से उठी और उन्हें गले लगाकर रोने लगी। वो भी मुझे गले लगाए हुए रोने लगी थी। कुछ देर बाद हम दोनों ने खुद को संभाला और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब रौनक को अपने साथ यहाँ लाने पर मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं रौनक के साथ इस उम्मीद में हरिहरपुर आई थी कि मुझे शाहिद की आखिरी बातों का कोई सुराग मिल सके। लेकिन मैं तो अनजाने में शाहिद की सगी माँ के घर आ गई, वो भी अपने आशिक रौनक के साथ। अगर उन्हें रुपयों के बारे में कुछ पता भी होगा तो अब वो मुझे नहीं बताएंगी, क्योंकि उनका बेटा तो मर चुका है और बहू किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अगर मुझे मालूम होता कि मैं शाहिद की असली माँ से मिलने जा रही हूँ तो मैं रौनक को यहाँ हरगिज न लाती। और वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास जैनब ने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ यह कौन है नगमा? अपनी सास के इस सवाल को सुनकर मैं सकपका गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या जवाब दूं। मेरे चेहरे की शर्मिंदगी को जैनब बानो ने शायद पढ़ लिया था। मैंने सहमी सी आवाज में कहा, मैं इन्हीं के शॉप पर जॉब करती हूँ। आज छुट्टी थी तो मैंने ही रौनक से हरिहरपुर चलने को कहा। इन्हें भी हरिहरपुर मार्केट में कुछ काम था तो हम दोनों साथ ही आ गए। मेरी बात खत्म होते ही रौनक बोला, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं मार्केट से होकर आता हूँ। इतना कहकर रौनक ड्राइंग रूम से उठा और बाहर की ओर निकल गया। मैं अपनी सास के सामने खुद को शर्मिंदगी के दलदल में धंसता हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन रौनक ने हालात को संभाल लिया था। उसके इस बर्ताव से मुझे काफी राहत महसूस हुई थी। रौनक के जाने के बाद जैनब बानो ने कहा, 30 साल पहले सुल्तान अली से मेरी शादी हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही शाहिद पैदा हो गया था। तब हम लोग नबीगंज में किराए पे रहते थे और हम जिस मकान में किराए पे रहते थे वो मकान दानिश हुसैन
बहन का था। शाहिद के पैदा होने के कुछ समय बाद ही मुझे अपने मकान मालिक दानिश से प्यार हो गया। दानिश हैंडसम तो था ही, साथ ही बहुत पैसे वाला आदमी भी था। मेरे शौहर सुल्तान अली ने दानिश से मोटा कर्ज भी लिया हुआ था। जब सुल्तान अली अपने काम पर चले जाते तो मैं दानिश को घर बुला लेती। यह सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। एक दिन मेरे शौहर सुल्तान अली ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन बिना हंगामा किए मुझे और दानिश को अपने सामने बिठाया और उन्होंने दानिश से पूछा कि क्या तुम जैनब से सच्चा प्यार करते हो या सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के इरादे से इसके पास आते हो। सुल्तान अली की बातों का जवाब देते हुए दानिश ने कहा, मैं जैनब से बेइंतहा प्यार करता हूँ। तब सुल्तान ने मुझसे यही सवाल किया तो मैंने भी कह दिया कि मैं दानिश से प्यार करती हूँ। तब उन्होंने कहा कि मुझे दानिश और सुल्तान में से किसी एक को चुनना होगा और मैंने सुल्तान के सामने ही दानिश का हाथ पकड़ लिया। मेरे इस फैसले की इज्जत करते हुए मेरे शौहर सुल्तान ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे बेटे शाहिद को लेकर हजरतगंज चले गए। सुल्तान अली से तलाक और दानिश से शादी के बाद मैं काफी समय तक नबीगंज में ही रही। 10 साल पहले दानिश ने मुझे हरिहरपुर में यह मकान खरीद कर दिया, तब से मैं यहीं रहती हूँ। दानिश से मेरी कोई औलाद नहीं हुई। सुल्तान अली ने शहनाज बानो से शादी कर ली और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन मैं समय समय पर अपने बेटे शाहिद से मिलती रही। सुल्तान अली की मौत के बाद शाहिद बहुत कर्ज में चला गया, इसीलिए उसने मुझसे मदद मांगी थी। जैनब की नौकरानी चाय हाथों में लिए हमारे सामने आई तो जैनब खामोश हो गई और अपनी चाय उठाकर पीने लगी। मैंने भी अपनी चाय हाथों में ली और पूछा, आपके शौहर दानिश कहाँ हैं? वो बोली, 2 साल पहले ही दानिश की मौत हो गई। उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने जिंदगी से हार मान ली। इतना कहकर जैनब बानो खामोश हो गई। अब तक मैं भी उनकी बातों को बड़े इत्मीनान से सुन रही थी और उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने जैनब बानो से सीधा सवाल किया, अम्मी, मरने से पहले मेरे शौहर शाहिद आपके पास क्यों आए थे? उन्होंने कहा, अपने शौहर दानिश के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब शाहिद के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैंने शाहिद से संपर्क किया तो मालूम चला कि वो बहुत कर्जे में था, लेकिन तब मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे दूसरे शौहर दानिश के एक छोटे भाई मुराद हैं। वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। दानिश की अचानक मौत की खबर सुनकर वो नबीगंज आए और कुछ दिन यहीं रहकर उन्होंने नबीगंज की अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया और दानिश की बीवी होने के नाते मुझे नबीगंज की प्रॉपर्टी का मेरा हिस्सा मिल गया। मेरे हिस्से के 10 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। मैंने 5 करोड़ अपने पास रखकर बाकी के 5 करोड़ रुपए शाहिद को देने का मन बना लिया। यह बात मैंने शाहिद को बताई और उसे हरिहरपुर बुला लिया। जब वह हरिहरपुर आया तो मैंने उसे एक सलाह दी। मैंने कहा कि तुम अब यह 5 करोड़ लेकर हजरतगंज मत जाओ, बल्कि हजरतगंज की अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचकर अपना कर्ज उतार लो और अपने बच्चों को लेकर यहाँ मेरे पास हरिहरपुर चले आओ। उसे मेरी यह सलाह बेहद पसंद आई और वो यहाँ से निकल गया, लेकिन अभी वो लखनऊ भी नहीं पहुँचा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। और इतना कहकर जैनब बानो की आंखें फिर से भर गई। मैंने उन्हें संभाला और उनके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोली, आप हौसला रखें अम्मी, मैं हूँ ना आपके साथ। जैनब बानो ने कहा, अगर तुम रुपयों के लालच में यहाँ आई हो तो अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल लो, तुम्हारे 3 बच्चे मेरे पोते पोती हैं। मैं उन्हें अपना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, क्योंकि तुमसे 1 साल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने रौनक के साथ मिलकर मेरे बेटे शाहिद की रूह को ठेस पहुंचा दी। जैनब बानो का इशारा किस ओर था मैं समझ गई थी। जैनब बानो के मुंह से ऐसी बात सुनने की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी
अपनी सफाई देते हुए मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में जैनब बानो से कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि जैनब बानो बोल पड़ी, शाहिद की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बता दूं और शाहिद का सारा कर्ज उतार कर तुम्हें तुम्हारे तीनों बच्चों के साथ अपने पास बुला लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जल्दीबाजी ठीक नहीं। मैंने तुम्हें 1 साल परखने की सोची ताकि मैं यह जान सकूं कि मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति की वारिस उस लायक है भी कि नहीं। इसीलिए मैंने एक प्राइवेट जासूसी एजेंसी से मदद ली और तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर बनाए रखी। तुमने बच्चों की खातिर बेहद संघर्ष किया। तुम्हारा यह संघर्ष देखकर मैं बेहद खुश थी। इसीलिए जब तुम जॉब के लिए भटक रही थी तब मैंने ही रौनक की ज्वेलरी शॉप पर तुम्हें जॉब दिलवाई। रौनक ने मेरे कहने पर ही तुम्हारे चरित्र की मर्यादा को परखा और तुम बेहद कमजोर निकली। रौनक ने अपना काम पूरी कामयाबी के साथ किया। तुम मेरे इम्तिहान में फेल हो चुकी हो नगमा। तुम चरित्रहीन औरत हो, इसीलिए तुमसे मेरा कोई नाता नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जैनब की बात खत्म होने तक मैं बेजान शरीर बन चुकी थी। मुझे अपने किए पर बेहद अफसोस हो रहा था, साथ ही मुझे रौनक से नफरत हो गई थी। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं अपने सास जैनब से नजरें मिलाने की हिम्मत न कर पाई और सिर नीचे किए वहाँ से उठकर बाहर निकल आई। मैंने ऑटो किया और सीधे अपने घर आ गई। मुझे परेशान देखकर मेरी बड़ी लड़की ने मुझसे कहा, अम्मी आप इतना परेशान मत हुआ कीजिए। अपनी बेटी के मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मैं और ज्यादा परेशान हो गई। पूरे दिन मैं सोचती रही कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। मैंने शाहिद के साथ ही धोखा नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी मुसीबत में डाल दिया। मैंने खुद को क्यों नहीं रोका? क्या रौनक ने मुझसे जबरदस्ती की? नहीं, बल्कि मैं खुद ब खुद रौनक के करीब गई थी। इसीलिए गुनहगार मैं खुद हूँ। यह सब सोचकर मैं कई दिनों तक परेशान रही। मैंने लखनऊ वाली जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि अब उस ज्वेलरी शॉप पर काम करने का कोई मतलब नहीं रह गया था। कर्ज वाले मुझे लगातार परेशान कर रहे थे। इधर मेरी सौतेली सास ने भी पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम किया हुआ था। मैं अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रही थी। एक दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सौतेली सास शहनाज बानो दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, नगमा तुम अपने प्लाट को मुझे दे दो और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। यह प्लाट मेरे शौहर की निशानी है। बदले में मैं तुम्हें इतना दे दूंगी कि तुम्हारा सारा कर्ज एक ही बार में उतर जाएगा। मैं भी अब थक चुकी थी। मैंने इस डील के लिए अपनी रजामंदी दे दी और जल्द ही मेरा प्लाट बिक गया। सारा कर्ज उतारने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। मैं अपने 3 बच्चों को लेकर लखनऊ आ गई और यहीं किराए पर मैंने एक मकान ले लिया। लखनऊ में रहकर मैं जॉब ढूंढने लगी, लेकिन जॉब नहीं मिली। 2 महीने के अंदर मैं इतना परेशान हो गई कि मैंने तय कर लिया कि तीनों बच्चों को हरिहरपुर में उनकी दादी जैनब बानो के हवाले कर दूंगी और कहीं जाकर खुदकुशी कर लूंगी। मेरे पास अब यही आखिरी रास्ता बचा था। इससे मुझे अपने कर्मों का फल मिल जाएगा और जैनब बानो की देख रेख में बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो जाएगा। अगली सुबह ही मैंने तीनों बच्चों से कहा कि मैं उन्हें हरिहरपुर ले चल रही हूँ, जहाँ उनकी असली वाली दादी रहती है। तीनों बच्चे बेहद खुश हुए और हरिहरपुर जाने की तैयारियों में लग गए। दोपहर तक मैं उन्हें लेकर अपनी सास जैनब बानो के घर पहुँच गई। इतने बड़े घर को देख तीनों बच्चे बेहद खुश थे और उन तीनों बच्चों को पाकर जैनब बानो भी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मेरे सामने उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर न होने दी। मैंने बच्चों को खुश देखा तो आखिरी बार उन्हें गले लगा लिया और जैनब बानो के करीब आकर बोली, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने जो गलती की है उस गलती की सजा मेरे साथ मेरे मासूम बच्चे
क्यों भुगतें? इसीलिए मैं इन बच्चों को आपके हवाले करने आई हूँ और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं इन बच्चों से कभी नहीं मिलूंगी, यही मेरी सजा होगी। इतना कहकर मैं उठी ही थी कि जैनब बानो ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बैठो नगमा, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, रौनक के मामले में तुमने थोड़ी जल्दीबाजी जरूर की, लेकिन तुम्हारी जगह कोई दूसरी औरत होती तो शायद वो भी खुद को न रोक पाती। मैं औरत की इस कमजोरी को बखूबी समझ सकती हूँ, क्योंकि जवानी में मैंने भी ऐसी गलती की थी। रौनक अच्छा लड़का था और उसने तुम्हारी मदद भी की थी, इसीलिए तुम्हारा उसकी ओर फिसल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अपनी सास की यह बात सुनकर मैं खुद को रोक न पाई और रोती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी। उन्होंने मुझे बाहों से पकड़ा और सीने से लगा लिया और बोली, 6 महीने पहले जब तुम आई थी ना, मैंने तभी से घर में काम लगा दिया था। तीनों बच्चों के लिए 3 नए बेडरूम बनवाए हैं, साथ ही उनकी पढ़ाई के लिए स्टडी रूम और तुम्हारे लिए एक अलग बेडरूम भी तैयार करवा दिया है। चल कर देख लो। मेरी सास मुझे साथ लेकर पूरे घर को दिखाने लगी। अपने तीनों बच्चों के लिए नए बने कमरों को देखकर मैं बेहद खुश थी। तभी मेरी सास मुझे लेकर एक खूबसूरत से कमरे में दाखिल हुई और बोली, ये तुम्हारा बेडरूम है नगमा। इतने बड़े और इतना खूबसूरत बेडरूम को तो मैंने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। मैंने हैरानी भरी आवाज में अपनी सास से कहा, अम्मी, अब मुझे अलग बेडरूम की क्या जरूरत है? मेरे इस सवाल का जवाब दिए बिना मेरी सास मुझे लेकर बंगले की बड़े से गार्डन में आ गई। काफी देर तक हम दोनों सास बहू गार्डन में घूमते रहे। तभी डोरबेल बजी। घर की नौकरानी ने दरवाजा खोला तो सामने रौनक खड़ा था। उसे देखकर मैं हिल सी गई। तभी जैनब बानो उसकी ओर बढ़ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे मेरे पास ले आई। मैं रौनक को देखकर सदमे में आ गई थी, फिर भी मैंने हिम्मत की और जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। उसने अपने गालों पर हाथ रखा और जैनब बानो की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। तभी जैनब बानो ने मुझसे कहा, रौनक ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अपने पहले शौहर सुल्तान अली को छोड़कर दानिश के साथ रहने लगी थी। कई साल बीतने के बाद भी मुझे दानिश से कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चे के लिए महंगा इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हम दोनों ने अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लिया और वो बच्चा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। रौनक मेरा ही बेटा है। भले ही मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने रौनक में और शाहिद में कोई फर्क नहीं समझा कभी। दरअसल जब तुम जॉब के लिए भटक रही थी, तब मैंने ही रौनक से कहकर तुम्हें जॉब ऑफर करवाई थी। अब यह तुम्हारा है, संभालो इसे। इतना कहकर मेरी सास हमें गार्डन में छोड़कर अंदर बच्चों के पास चली गई। रौनक और मैं आमने सामने खड़े थे, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं थे जो मैं रौनक से कुछ कह पाती। तभी रौनक मेरे करीब आया और बोला, मैंने तुमसे कोई धोखा नहीं किया। मैं अम्मी के कहने पर तुमसे नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू नगमा। इतना कहकर रौनक ने मेरे हाथों को पकड़ लिया। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे लिए मेरी सास ने इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बेडरूम क्यों बनवाया था। शाम तक मैं और रौनक गार्डन में थे। तभी मेरी सास मेरे करीब आई और बोली, मैंने अभी काजी साहब से बात की और नजदीक का बारात घर भी बुक कर लिया है। अगले